नाउ फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं सम रिटायरमेंट बेनिफिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ये सारे बेनिफिट रिटायरमेंट से कनेक्टेड हैं। जैसे जॉब्स रिटायरमेंट के टाइम पर आपको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेचुटी। ग्रेचुटी is the payment made by the employer to employee in appreciation of past services। आपने पास्ट में जॉब किया, अच्छे से काम किया, तो आपकी सर्विस के एप्रिसिएशन के लिए एम्प्लॉयर आपको ग्रेचुटी, एक फंड है जिसका पैसा आपको मिलता है टाइम ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 1010। तो अगर ये ग्रेचुटी का पैसा मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटीज, तो कौन होते हैं लोकल अथॉरिटीज? लाइक एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जल बोर्ड। तो इन सबको यदि पैसा, इन सब के एम्प्लॉयज को पैसा मिलेगा तो दिस इज प्योरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस पैसे पर हमें किसी टाइप का कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। दिस अमाउंट इज प्योरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटीज आर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बेसिकली कैटेगरी कौन सा है आपका? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हमने दो कैटेगरीज में बांटा। एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और एक और कैटेगरी आएगा उसके बाद, एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, माने वो एम्प्लॉयज जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हैं। नॉर्मली अगर टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी जो सैलरी है वो 10,000 और बिलो है, देन यू आर कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, प्रोवाइडेड कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है। तो हमें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिटेल में नहीं जाना कि उस कंसर्न पर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाइड है या नहीं है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि वेदर एन एम्प्लॉय कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और नॉट, और अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम नॉट कवर्ड मान के चलेंगे। बट अभी हम कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के रूल्स को देखते हैं। तो सिंपल रूल है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो तीनों का लीस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और अल्टीमेटली योर टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। जो भी आपका रिसीव्ड अमाउंट है उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट को माइनस कर देंगे, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट इज ऑफ योर टैक्सेबल वैल्यू। अब इस केस में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसको। तीन अमाउंट कौन कौन से? पहला, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, जो ग्रेचुटी का पैसा आपको एक्चुअल में मिला है। नंबर 2, 15/26 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर देता हूं फॉर्मूले को। 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल उसने काम किया, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो कौन कौन सा अमाउंट हुआ? 15/26 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। और तीसरा अमाउंट आपका आएगा मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ये कौन सा अमाउंट है? जो स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने ये अमाउंट स्पेसिफाई किया हुआ है। अभी इसको डिस्कस करते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 15/26 माने हाफ मंथ सैलरी, क्योंकि ये नॉर्मली हम मानते हैं कि जो कवर है वो लेबर क्लास एम्प्लॉय है। तो लेबर क्लास एम्प्लॉय के लिए वी विल टेक 15/26 ईयर ऑफ सर्विस का यहां पर मतलब क्या है कि
कंप्लीट ईयर, और अगर मंथ्स 6 से ज्यादा हैं तो 1 साल और ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया 25 साल 10 महीने, सो आई विल टेक 26 साल, मतलब 25 साल तो पूरा पूरा हो गया। और अगर मंथ्स 6 और मंथ्स एक्सीड ऑफ 6 हैं, 6 से ज्यादा हैं, तो हम उसको 1 साल मान के चलेंगे। अगर आपने 25 साल 7 महीने काम किया तो भी हम क्या लेंगे, 26 साल। आपने 25 साल 6 महीने काम किया तो हम लेंगे 25 साल, माने 6 मंथ से ज्यादा होते ही हम उसको पूरा 1 साल लेके चलेंगे। ईयर ऑफ सर्विस में इट इज नॉट कि उसने एक ही जगह काम किया हो, बट कॉन्टिन्यू इन सर्विस होना चाहिए। तो ऐसा होता है जॉब के अंदर कि पहले आप कहीं और काम करते थे, बाद में आपने कहीं और शिफ्टिंग कर लिया, तो ईयर ऑफ सर्विस शुड बी कॉन्टिन्यूटी इन सर्विस, माने आप जॉब चेंज कर सकते हैं लेकिन आपका जो सर्विस ड्यूरेशन है वो कंटिन्यू बेस पे होना चाहिए। लास्ट मंथ सैलरी मतलब रिटायरमेंट से पहले के लास्ट मंथ की सैलरी। तो 3 अमाउंट निकाले, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। और पहला अमाउंट था आपका ग्रेचुटी रिसीव्ड, देन थर्ड अमाउंट 10 लाख। तो तीनों का लीस्ट अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। लीस्ट इज एग्जेम्प्ट, क्या होगा आपका, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। जो तीनों का लीस्ट है, दिस इज योर एग्जेम्प्ट अमाउंट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन व्हाट विल बी ऑफ योर टैक्सेबल अमाउंट, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। और यहां पर जो मीनिंग ऑफ सैलरी है उसमें क्या लेंगे, हर महीने का बेसिक सैलरी, लास्ट मंथ का बेसिक सैलरी प्लस डीए। यहां पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस वाले केस में डीए पूरा आएगा, वेदर फॉर्मिंग पार्ट और नॉट। यही पूरा एक सैलरी में कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम डीए पूरा लेते हैं, चाहे वो डीए फॉर्मिंग पार्ट हो या ना हो। तो बेसिक सैलरी लेंगे और साथ में क्या लेंगे, डीए, वेदर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट। तो डीए पूरा लेना है आपको इस केस में, लास्ट मंथ का बेसिक सैलरी और प्लस लास्ट मंथ का डीए, दोनों को ऐड करेंगे तो ये लास्ट ड्रॉन सैलरी फाइंड आउट होगा। और 10 लाख का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपनी लाइफ टाइम में 10 लाख से ज्यादा का ग्रेचुटी का एग्जम्पशन नहीं ले सकते। अगर मैंने पास्ट ईयर्स में कहीं रिटायरमेंट लिया है और वहां से मुझे ग्रेचुटी का एग्जाम अमाउंट मिला पास्ट ईयर्स में, और सपोज कर लीजिए वहां पर मुझे 2 लाख रुपए का एग्जामिशन मिल गया, तो अब जब यहां पर मैं कैलकुलेशन करते समय एट प्रेजेंट ईयर इस अमाउंट को उस वाले अमाउंट से रिड्यूस कर दूंगा जो मुझे ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका है, माने माइनस करेंगे इसमें से अमाउंट ऑलरेडी एग्जेम्प्ट इन पास्ट। क्लियर? तो अगर पास्ट ईयर्स में कोई अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट हो चुका है तो उसको उसमें से रिड्यूस कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पास्ट ईयर्स में सपोज आपने रिटायरमेंट लिया और पास्ट ईयर्स में आपको 2 लाख रुपए का वहां पर एग्जाम्पशन मिला, तो अभी प्रेजेंट ईयर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 लाख को उस फिगर से रिड्यूस कर देंगे एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ऑफ योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी। क्लियर? तो 3 अमाउंट आया। सेकंड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ सर्विस एंड मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो पहला अमाउंट ग्रेचुटी रिसीव, दूसरा 15/26, तीसरा अमाउंट 10 लाख। तीनों का जो लीस्ट अमाउंट है वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। देन योर टैक्सेबल अमाउंट इज रिसीव्ड अमाउंट माइनस एग्जेम्प्ट अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इज ऑफ योर टैक्सेबल। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया एम्प्लॉय कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अब हम बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज। अदर माने एम्प्लॉय नॉट कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, दिस इज योर अदर एम्प्लॉय। अदर का जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग क्या हुआ, नॉट कवर
under the Gratuity Act, not covered under the Gratuity Act, then least of the following is exempt from tax. Same, पहला अमाउंट ग्रेचुटी रिसीव्ड, यहाँ पर सेकंड अमाउंट में थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं. सेकंड अमाउंट विल बिकम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी. तो तीन अमाउंट हमने फाइंड आउट किए. 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी. तो हमने इसमें तीन अमाउंट फाइंड आउट किए. एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी. एंड थर्ड अमाउंट वही मैक्सिमम 10 लाख, और जैसे हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट ऑलरेडी एग्जेम्प्ट अंडर ग्रेचुटी. माने पास्ट ईयर में आपने कहीं सर्विस किया और वहां से आपको कोई एग्जम्पशन मिला है तो उसको उसमें से माइनस करेंगे. अब यहां दो वर्ड आए. पहला वर्ड आया आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड नेक्स्ट वर्ड इज एवरेज सैलरी. तो इसको डिस्कस करना पड़ेगा. यहां पर कंप्लीट ईयर का मतलब होता है कि मंथ्स को हमें बिल्कुल नहीं लेना. यदि किसी एम्प्लॉयर ने 20 साल 8 महीने काम किया, सो आई विल टेक 20 ईयर्स. मंथ्स 6 से ज्यादा हो कम हो उससे कोई कंसर्न नहीं है. आई विल टेक कंप्लीट ईयर, चाहे 11 मंथ्स ही क्यों ना हो. लाइक 25 ईयर्स 11 मंथ्स काम किया तो भी आई विल टेक 25 ईयर्स. मंथ्स को पूरा इग्नोर करना है. एंड आई विल टेक ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. और एवरेज सैलरी का यहां पर जो मीनिंग है, दिस इज लास्ट 10 मंथ्स एवरेज. रिटायरमेंट से पहले का लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज. तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे. तो क्या निकल जाएगा आपका लास्ट 10 मंथ्स एवरेज. रिटायरमेंट से पहले की 10 महीने की सैलरी का एवरेज. दिस इज लास्ट 10 मंथ्स एवरेज. तो तीन अमाउंट हमने फाइंड आउट किए. एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी. थर्ड अमाउंट 10 लाख, और यदि पास्ट ईयर्स में उसे कहीं से ग्रेचुटी का एग्जम्पशन मिला है तो उसको माइनस कर देंगे. और यहां पर जो मीनिंग ऑफ सैलरी है दिस इज डिफरेंट. बेसिक सैलरी लेंगे, डीए इफ माने फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए प्लस क्या करेंगे कमीशन. कमीशन एज परसेंटेज ऑन सेल. जो सेल का और टर्नओवर वो था सेम थिंग. टर्नओवर या सेल का जो परसेंटेज है वो आपको कमीशन लेकर चलना है. तो तीन अमाउंट हमने फाइंड आउट किए. बेसिक सैलरी, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, और तीसरा अमाउंट कमीशन एज परसेंटेज ऑन सेल. तीनों को ऐड करके लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज हम फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ ग्रेचुटी नॉट फॉर्मिंग पार्ट. ग्रेचुटी नॉट कवर्ड, वन एम्प्लॉई नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. तो एक बार दोबारा से इसको देखते हैं ग्रेचुटी के फुल पॉइंट को, कि भाई अगर ये पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है देन नथिंग इज टैक्सेबल. पूरा अमाउंट ग्रेचुटी का एग्जेम्प्ट होगा. नॉन गवर्नमेंट में दो कैटेगरी था, एम्प्लॉई कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. सो वी नीड टू फाइंड आउट 3 अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा. पहला अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड 15/26 multiplied by year of service multiplied by last drawn salary, and third amount is 10 lakh minus amount already exempt in past. यहां पर ईयर ऑफ सर्विस में मैंने आपको बताया कंप्लीट ईयर प्लस अगर मंथ्स 6 से ज्यादा हैं तो 1 साल और लेकर चलेंगे. जैसे 25 साल 7 महीने काम किया, सो आई विल टेक
26 ईयर्स। और यहाँ पर लास्ट ड्रॉन सैलरी, रिटायरमेंट से पहले का लास्ट मंथ का सैलरी, बेसिक सैलरी आएगा मीनिंग ऑफ सैलरी में, प्लस डियरनेस अलाउंस, चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट हो या ना। थर्ड केस था हमारा अदर एम्प्लॉइज, माने एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, माने वो एम्प्लॉय जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है उसके लिए एक फिगर खाली चेंज हुआ है आपका, नंबर 2 फिगर, इट विल बिकम 1/2 multiplied by completed year of service and then multiplied by average salary। कंप्लीट ईयर लेना है, फ्रैक्शन नहीं लेना है, और एवरेज से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज माने रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने की सैलरी का एवरेज, और मैक्सिमम वही 10 लाख माइनस अमाउंट ऑलरेडी एग्जेम्प्ट अंडर ग्रेचुटी इन पास्ट ईयर्स। यहां पर जो मीनिंग ऑफ सैलरी है वो डिफर है। वी विल टेक बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑन सेल, जो हमने हाउस रेंट अलाउंस वाले में किया था, एचआरए की कैलकुलेशन में जो पॉइंट किया था वही पॉइंट यहां पर है। तो ये हमने डिस्कस किया ग्रेचुटी। नाउ फ्रेंड्स, अब ग्रेचुटी के इसी पॉइंट को एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। Suppose Mr. Ram retired from service as on July 1st, 2015 after 26 years 9 months. Basic salary at the time of retirement rupees 40,000 per month and dearness allowance rupees 10,000 per month, 60% of which forming part for retirement benefits. On retirement, employer gives him gratuity rupees 5 lakh. Now we need to calculate taxable gratuity if he is a government employee, he is a non-government employee and also cover under gratuity act, non-government employee not cover under gratuity act। तो वन बाय वन तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उस केस में क्या होगा, व्हेन ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्ट, नथिंग इज टैक्सेबल। कितना पैसा मिला, पूरा का पूरा पैसा उसका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, कोई भी पैसे पर टैक्स नहीं देना है। सेकेंड कैटेगरी इज अ नॉन गवर्नमेंट, and cover under gratuity act। अगर नॉन गवर्नमेंट है और ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो हमें 3 अमाउंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वन बाय वन हम तीनों अमाउंट्स को तो इस कॉन्सेप्ट में वन बाय वन तीनों अमाउंट डिस्कस करके देखते हैं। पहला हमारा हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई दिस इज फुली exempt from tax, और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर अंडर ग्रेचुटी एक्ट। तो हमें 3 अमाउंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। योर फर्स्ट अमाउंट इज ग्रेचुटी रिसीव्ड, सो हाउ मच अमाउंट, 5 लाख। फर्स्ट अमाउंट क्या होता है आपका, जो ग्रेचुटी आपको मिला, दिस इज 5 लाख। नंबर 2, 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पर जो ईयर ऑफ सर्विस है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मंथ 6 से ज्यादा हो तो 1 साल और एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। सो 26 साल 9 मंथ्स को आई विल टेक 27 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। और लास्ट ड्रॉन सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी लेंगे और डीए पूरा लेंगे, चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट हो या ना हो। तो इट विल बिकम 40,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000। दिस इज योर लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो ये आपका अमाउंट आएगा, एक बार करके देखते हैं इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर। Then it will become 15 divided by 26 multiplied by
27, then again multiplied by 50,000, तो ये आपका आता है अमाउंट 7,78,856, 7,78,856 approximately. तो 7,78,856. And your third amount is rupees 10 lakh fixed by government. तो तीनों में जो लीस्ट है, लीस्ट इज रुपीज 5 लाख, जो कि आल्सो आपका रिसीव्ड अमाउंट है. देन टैक्सेबल इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, received minus exempt, again it will become means 5 lakh minus 5 lakh, then nil. Nothing is taxable in this case. अब थर्ड केस देखते हैं. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और also not covered under Gratuity Act. तो non government employee, non government and not covered under Gratuity Act. Then your again first amount rupees 5 lakh, second amount 1 divided by 2, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? कंप्लीटेड ईयर. तो फ्रैक्शंस नहीं लेंगे, हमारे पास जो कंप्लीटेड ईयर है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, योर कंप्लीटेड ईयर सर्विस इज 26 years, so we will take 26 अगेन मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ की सैलरी ना लेकर एवरेज सैलरी लेना है. और एवरेज भी किसका लेना है? बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट. अब क्योंकि लास्ट 10 months में सैलरी में कोई चेंज नहीं है, तो जो हमें सैलरी मिल रहा है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करूंगा तो यही मेरा एवरेज सैलरी आएगा. सो इन दिस केस इट विल बिकम 40,000 प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट, दिस इज 6,000. और ये आपका अमाउंट कैलकुलेट करके आता है, कैलकुलेटर से देखते हैं इसको कितना आता है. सो 1/2 into 26 become 13. 13 multiplied by 46,000. तो it will become 5,98,000. 5,98,000. Your third amount fixed by the government 10 lakh. Then least amount, least rupees 5 lakh, again 5 lakh. Then taxable amount रिसीव्ड, क्योंकि रिसीव्ड भी आपका 5 लाख है, तो 5 लाख माइनस 5 लाख, तो टैक्सेबल इक्वल्स टू निल. अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में 5 लाख ही आपका लीज था, तो और रिसीव्ड भी वही है, तो निल हो गया. अगर ये सपोज कर लीजिए आपका रिसीव्ड अमाउंट अगर ज़्यादा होता, सपोज इट विल बिकम 7 लाख, तो यहाँ पर जो आपका टैक्सेबल आता वो 7 लाख माइनस 5 लाख 2 लाख आता, और यहाँ 7 लाख माइनस 7 लाख माइनस 7 लाख, क्योंकि 7 लाख की लिस्ट होता फिर भी, तो 7 लाख माइनस 7 लाख निल. बट यहाँ पे कितना होता फिर 7 लाख माइनस फिर लिस्ट कितना होता आपका
5,98,000, तो रिमेनिंग इज टैक्सेबल. सो आई फील दैट कि इस एग्जांपल से आपको ग्रेचुटी का जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और ये जो अमाउंट टैक्सेबल निकल के आएगा इसको हम अपनी ग्रॉस सैलरी में प्लस कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. अब नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे.